हमारे देश में खून की कमी स्पेशली फीमेल्स में बहुत कॉमन है। उसको हम लोग मेडिकल भाषा में एनीमिया बोलते हैं। खून की कमी क्यों होती है, कैसे होती है? खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या खा सकते हैं, खाने में किस चीज़ों में आयरन मिलता है, कौन सी गोलियों से, कौन सी टैबलेट से वो सुधर सकता है, गोलियों कैसे लेनी है, आयरन की टैबलेट्स कैसे लेनी है, आयरन की टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आयरन से कितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है, क्या आयरन की टैबलेट लेना ज़रूरी है, कब लेना है, कब तक लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। फीमेल्स को प्रेगनेंसी में आयरन की क्यों ज़रूरत है? इंडिया में हमारा डाइट जो है वो आयरन पैराडॉक्स है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको आयरन बहुत सारा मिलता है, जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग रेगुलरली खाते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए जैसे बीट रूट हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स हो गए जैसे अनार हो गया, गाजर हो गई, ये सारी चीज़ों में आयरन रिच होता है। इवन हमारे सीरियल्स में, गेहूं में आयरन होता है। प्रॉब्लम यह है, इंडियन डाइट एक आयरन पैराडॉक्स है। आयरन के होते हुए भी उसी चीज़ में आयरन इनहिबिटर्स मौजूद हैं, जैसे सीरियल्स में कार्बोनेट्स, वेजिटेबल्स में फॉस्फेट्स, जो हमारे आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। उसके अलावा जो फीमेल्स में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड निकलता है, एवरेज एक फ़ीमेल को एक दिन में 50 से 80 ml का ब्लड लॉस होता है। 3-4 दिन की साइकिल होती है तो लगभग 200 से 250 ml का ब्लड लॉस होता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक हर महीने लगभग आधा ग्राम का हीमोग्लोबिन कम होता है। तो इसलिए फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ऑलरेडी हीमोग्लोबिन लेस, मतलब कम हीमोग्लोबिन के साथ प्रेग्नेंट होती हैं, एनीमिक होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो शरीर का विकास होता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल के टिश्यूज़ का विकास होता है, जो बच्चे के अंगों का विकास होता है, उसके लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। इसलिए फीमेल्स को एनीमिया ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे देश की जो सरकार है वो स्कूल गर्ल्स को, एडोलेसेंट फीमेल्स को आयरन सप्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा यकीन मानती है। प्रेगनेंसी रहने के पहले से फीमेल जब 14-15 साल की होती है तब से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता था तो हमारे सर ऐसा बोलते थे कि एक इंडियन फीमेल का उसके हस्बैंड को छोड़ के सबसे बेस्ट फ्रेंड है एनीमिया। एनीमिया माने खून की कमी। लगभग पूरी ज़िंदगी एक इंडियन फीमेल को, एवरेज इंडियन फीमेल को एनीमिया होता है, एनीमिया रहता है। तो एनीमिया नहीं हो उसके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए? जैसे मैंने बताया, कन्वेंशनल इंडियन डाइट जो है, वेजिटेरियन इंडियन डाइट जो है, वो उसमें आयरन इनहिबिटर्स बहुत सारे हैं। लेकिन उन्हीं आयरन इनहिबिटर्स के साथ करते हुए हमको आयरन जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि गुड़, जैसे कि बीट रूट, उसके साथ हमको विटामिन सी ऐड करना चाहिए। विटामिन सी हमको साइट्रस फ्रूट्स में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, मौसम्बी में मिलता है, नारंगी में मिलता है, नींबू में मिलता है। लेकिन हमको इन चीज़ों का जूस नहीं पीना है, हमको ये फ्रूट्स खाने हैं। इसके अलावा हमको खजूर खाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में खजूर और प्रेगनेंसी में गुड़ गर्म पड़ता है, लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ कि एक चम्मच गुड़ में और एक पीस खजूर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमको वो खाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बॉडी में आयरन कंटेंट बढ़ाता है और ये टॉलरेबल भी बेटर है। हालांकि ये आयरन रिच डाइट जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा नहीं, पर उसको बॉडी में हीमोग्लोबिन आयरन के स्टोर्स मेंटेन करने में मदद करेगा। और ये लगभग पूरे टाइम चालू रखना चाहिए। जो नॉनवेज सोर्स होते हैं जैसे रेड मीट हुआ, उसमें भी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। तो अब बात आती है प्रेगनेंसी में कि प्रेगनेंसी में हम लोग आयरन टैबलेट्स कैसे देते हैं, कब से देते हैं, कितनी डोज में देते हैं और कौन सा देते हैं। नॉर्मली पहले 3 महीने में हम लोग आयरन टैबलेट्स नहीं देते। उसके 2 मेन कारण हैं। आयरन टैबलेट से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, गैस, अपच, उल्टी, जाड़ा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में भी फीमेल को, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को हाइपर एमेसिस रहता है, मॉर्निंग सिकनेस रहता है, वॉमिटिंग की शिकायत रहती हैं। और बहुत रेयर स्टडीज ऐसा बोलती है कि कभी कभी आयरन से टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी होता है, बच्चे को नुकसान होने के चांस रहते हैं। इसलिए पहले 3 महीने में हम लोग
अवॉइड करते हैं। आयरन यूजुअली हम लोग चौथे पाँचवें महीने से स्टार्ट करते हैं। आयरन कब तक देना चाहिए? WHO बोलता है कि कम से कम 80 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 200 मिलीग्राम की जो आयरन की टैबलेट आती है वो हमको 100 दिन देनी चाहिए। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद भी 3 से 4 महीने आपको आयरन टैबलेट लेना चाहिए। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट सेटअप में आयरन का जो मॉलिक्यूल मिलता है वो फेरस सल्फेट मिलता है। इसके अलावा फेरस फ्यूमरेट, फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, फेरस पायरिक फॉस्फेट, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ओरल मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, लाइपोसोमल आयरन, और बहुत सारे नए नए मॉलिक्यूल्स मार्केट में आते रहते हैं। हमको वो आयरन देना चाहिए जो इफ़ेक्टिव भी हो और टॉलरेबल भी हो। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फेरस एस्कॉर्बेट करके भी एक मॉलिक्यूल मार्केट में आता है। फेरस सल्फेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मॉलिक्यूल है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि उससे हीमोग्लोबिन कितना बढ़ता है। अगर कोई फीमेल हर रोज़ एक गोली फेरस सल्फेट की ले, 200 मिलीग्राम की जो टैबलेट आती है उसमें 80 मिलीग्राम आयरन जो एलिमेंटल आयरन मिलता है, तो एक हफ्ते में लगभग 0.4 से 0.5 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़े, 2 हफ्ते में लगभग 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है, 4 हफ्ते में लगभग 2 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जो इनफ है हमारे लिए। प्रॉब्लम ये है आयरन, जैसे मैंने आपका आगे बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस बहुत करता है। उस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस को मिटाने के लिए हम लोग आयरन टैबलेट्स नॉर्मली खाना खाने के पहले लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को खाना खाने खाली पेट आयरन लेने में तकलीफ़ होती है, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आप या तो खाना खाने के साथ में लें या फिर खाना खाने के बाद में लें। खाना चूँकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है, इसलिए इन एन आइडियल वर्ल्ड हमको खाना खाने के पहले लेनी चाहिए। ये हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस में आया और मैंने लोगों को खाना खाने के पहले बोला तो लगभग सारे पेशेंट्स को वॉमिटिंग होता था। कुछ ना जाए उससे बेटर है कि कुछ जाए, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया कि खाना खाने के एटलीस्ट आप 1 घंटे बाद लें। आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हमको कुछ कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है कि बॉडी में आरबीसी बनना, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और वो एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हमको अपार्ट फ्रॉम आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन C, जिंक और सेलेनियम और विटामिन B6 करके कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ों का अगर हम लोग कॉकटेल या कॉम्बिनेशन पेशेंट को दें तो उसका हीमोग्लोबिन अच्छा बढ़ता है। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि पेशेंट को हम लोग डाइट में बोलते हैं कि आप साइट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लें। मैं नॉर्मली पेशेंट को बोलता हूँ कि आप दोपहर में खाना खाने के बाद लें, रात को मत लें, क्योंकि कुछ लोगों को गैस एसिडिटी, घबराहट होती है। अगर खाना खाने के बाद लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा टहल लेंगे तो गैस एसिडिटी के चांसेस कम होंगे। पर फेरस सल्फेट की टॉलरेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यूज़ है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज फेरस फ्यूमरेट करके मॉलिक्यूल लेके आए। मेरे पर्सनल पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस में फेरस फ्यूमरेट बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। हालांकि उसकी एफिकेसी शायद फेरस सल्फेट जितनी नहीं हो, लेकिन चूँकि टॉलरेबिलिटी है, पेशेंट लंबे टाइम तक लेता है, तो एफिकेसी ऑलमोस्ट ऑलरेडी आ जाती है। 2 स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, 152 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 300 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन। अगर हमको खाली रूटीन सप्लीमेंटेशन करना है तो हम लोग 152 मिलीग्राम देते हैं, और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम लोग 300 मिलीग्राम देते हैं। फेरस एस्कॉर्बेट का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। लोगों को ज़्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए मैं फेरस एस्कॉर्बेट नहीं देता हूँ। अभी हालांकि नए नए मॉलिक्यूल्स आए हैं, लाइपोसोमल आयरन, फेरिक पायरोफॉस्फेट, फेरिक बिस्ग्लाइसिनेट, इनकी टॉलरेबिलिटी बेटर है, लेकिन कितनी एफिकेसी है मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। शायद 2-4 साल के बाद आइडिया आएगा, बहुत सारे पेशेंट्स में देने के बाद। आयरन डेफिशिएंसी के लिए हम लोग कौन सी ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं? सबको पता है कि हम लोग हीमोग्लोबिन करवाते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन हमको खाली एक एक्यूट रिजल्ट देगा। इसके अलावा हम लोग एक पेरिफेरल स्मीयर कराते हैं। ब्लड को हम लोग स्लाइड पे फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उसका साइज़ कितना है, उसकी गोलाई कितनी है, उसकी क्रोमिसिटी कितनी है। आयरन डेफिशिएंसी में हमको माइक्रोक्रोमिक मतलब उसकी क्रोमिसिटी कम होती है और उसका साइज़ कम होता है, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कम होता है। ये 2 चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मेनली हमको आयरन डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। अगर हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो हम लोग आयरन स्टडीज़ भी करवा सकते हैं, टोटल आयरन सीरम फेरेटिन करवा सकते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी करवा सकते हैं। हालांकि हमको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पेशेंट को थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है जिसमें आयरन ओवरलोड के चांस होते हैं, उसी केसेस में हम लोग ये करवाते हैं। फिजिशियन, डॉक्टर्स और हेमेटोलॉजिस्ट ये सारे पेशेंट्स में करवाते हैं, पर हम लोग रूटीनली नहीं करवाते।
आयरन की टैबलेट्स दिन में कितनी बार लेनी चाहिए? किताबें ऐसा बोलती हैं कि दिन में 2 से 3 बार लेनी चाहिए, पर जैसे मैंने आपको बताया, चूँकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन के कारण इंटेस्टिनल स्टेसिस होता है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी कम होती है, ऑलरेडी पेशेंट गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहा होता है, और उसके ऊपर से जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, प्रेग्नेंट यूट्रस के प्रेशर के कारण इंटेस्टिन्स पे कंप्रेशन आता है, स्टमक पे कंप्रेशन आता है, स्टमक का एसिड बार बार रिफ्लक्स होके ईसोफेगस में आता है, तो पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा आयरन देंगे, दिन में 2 या 3 बार देंगे, तो पेशेंट की कॉम्प्लायंस, पेशेंट की टॉलरेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग इसलिए एक बार ही देना पसंद करते हैं। आयरन को कैसे लेना चाहिए, मैंने बोला किताबों के हिसाब से भूखे पेट लेना चाहिए, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से भूखे पेट पेशेंट को तकलीफ होती है, इसलिए हम लोग खाना खाने के 1 घंटे के बाद बोलते हैं। कभी कभी जो पेशेंट्स को बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं होता है, तो हम लोग उनको ऑल्टरनेट डे लेने का बोलते हैं। अच्छा, आयरन टैबलेट में प्रॉब्लम ये भी होती है कि प्रेगनेंसी में हम लोग कैल्शियम भी देते हैं, कुछ लोगों को हम लोग, जैसे मैंने बताया आगे की वीडियो में, एस्पिरिन भी देते हैं, कुछ को शायद थायराइड की गोली भी चालू होती है, कुछ को डायबिटीज़ की गोली भी चालू होती है। अगर वो IVF कंसीडर है, उसको शायद प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट्स चालू होगा, डायड्रोजेस्टेरॉन चालू होगा, तो बहुत सारी टैबलेट्स के कारण भी GI डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसे केसेस में या तो आयरन मिनिमल डोज में दें, या बेस्ट टॉलरेबल फॉर्म में दें, या कभी कभी ऑल्टरनेट सप्लीमेंटेशन दें। क्या आयरन को दूध के साथ ले सकते हैं? मेरा आंसर है नहीं। दोबारा बोलूँगा, आंसर है नहीं। दूध के साथ आयरन को नहीं लेना चाहिए। आयरन को सिंपल पानी के साथ लेना चाहिए। दूध के साथ हम लोग कैल्शियम प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग आयरन को नाइट में प्रेफर करते हैं। मैंने जैसे बोला, कुछ लोगों को आयरन लेने के बाद गैस, एसिडिटी, घबराहट होती है, अगर नाइट में होगी तो उनकी रात को नींद खराब होगी, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप दोपहर में लें या फिर सुबह नाश्ते के बाद लें। अच्छा, आयरन टैबलेट्स काम कर रही है कि नहीं, कैसे पता चलता है और कितने दिनों में काम करना स्टार्ट करती है? सबसे पहले तो एनीमिया के सिम्टम्स आप जान लें। एनीमिया, खून की कमी के सिम्टम्स होते हैं कि हमको वीकनेस लगती है, सेंस ऑफ वेलबींग अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी कुछ लोगों को सांस चढ़ती है, कुछ लोगों को घबराहट होती है। तो जैसे ही हम लोग आयरन टैबलेट्स देते हैं, और एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है, हीमोग्लोबिन बनने का 7 डेज़ का जो होता है, लास्ट 7 डेज़, 3 से 4 दिन के अंदर पेशेंट को अच्छा लगने लगता है, सेंस ऑफ वेलबींग आने लगती है। हालांकि उसका हीमोग्लोबिन पे 1 हफ्ते के बाद 0.4 to 0.5 ग्राम फ़र्क पड़ेगा। 3 से 4 दिन में उसका इफेक्ट आने लगता है। वो लेबोरेटरी इंडाइसिस पे हमको 1 हफ्ते में पता चलेगा। एज ए डॉक्टर हमको कैसे पता चलेगा कि आयरन टैबलेट्स काम कर रही हैं? हम पेशेंट से सिंपल एक सवाल पूछेंगे कि आपका लेटरिन, आपका स्टूल कौन से कलर का है। अगर वो बोलेगा येलो या लाइट ब्राउन कलर का है, तो हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट आयरन टैबलेट नहीं ले रहा है। अगर वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का है, तो हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट आयरन टैबलेट ले रहा है। ये एक बहुत सिंपल तरीका है। आयरन टैबलेट्स को खाना खाने के पहले लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए, मैंने उसका आंसर बता दिया है। आइडियली बुक्स के हिसाब से खाना खाने के पहले लेना चाहिए, पर चूँकि गैस, एसिडिटी, घबराहट ज़्यादा करता है, इसलिए हम लोग खाना खाने के बाद में प्रेफर करते हैं। अच्छा, क्या ज़्यादा आयरन लेने से नुकसान हो सकता है? अगर आपके बॉडी में आयरन के लेवल्स नॉर्मल हैं और आप उसके ऊपर आयरन टैबलेट देंगे, तो शायद आयरन ओवरलोड हो सकता है। पर जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इंडिया में लगभग सारी फीमेल्स आयरन डेफिशिएंट होते हैं। उसके अलावा उनको हीमोग्लोबिन लॉस होता है। उसके अलावा इंडिया में अमीबा, एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका बहुत कॉमन है। अमीबियासिस के कारण भी उनको ब्लीडिंग होती है। तो हीमोग्लोबिन आयरन एक्सेस होने का चांसेस बहुत कम है। हालांकि थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स में आयरन ओवरलोड हो सकता है। इसलिए थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में अगर आपको आयरन टैबलेट चालू करना है, तो आपको आयरन स्टडीज़ करानी चाहिए, उसके बाद आपको आयरन टैबलेट देना चाहिए। आयरन टैबलेट्स को हम लोग पहले 3 महीने में नहीं देते, चौथे महीने से स्टार्ट करते हैं। हेयर लॉस में स्किन डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी आयरन सप्लीमेंटेशन से फ़ायदा होता है। कभी कभी नींद में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, पैर में चींटियाँ चलती हैं, पैर में खिंचाव आता है, हल्का हल्का दुखाव रहता है, चीसते हैं पैर। ऐसा पाया गया है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इज़ एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी। अगर उनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है और अगर हम लोग उनको आयरन सप्लीमेंटेशन करेंगे, तो उनको नींद अच्छी आएगी। हालांकि आयरन और स्लीप का कोई लेना देना नहीं है। हीमोग्लोबिन कब से राइज़ होना स्टार्ट होता है? मैंने बताया 1 हफ्ते के अंदर 0.4 to 0.5 ग्राम राइज़ होता है। लेकिन अगर पेशेंट को मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, पेशेंट को डायरिया रहता है, पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेशेंट को क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता,
तो उन केसेस में आयरन टैबलेट से फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे केसेस में हम लोग आयरन के इंजेक्शंस प्रेफर करते हैं। आयरन के इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बाद में बात करूँगा। कौन से खाने में आयरन रिच होता है? सारी हरी सब्जियाँ, सीरियल्स, बीटरूट, खजूर और जैगरी, ये सारी चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनमें रेड मीट में आयरन अच्छा क्वांटिटी में मिलता है। एग में आयरन रिच नहीं होता है, मिल्क में आयरन रिच नहीं होता है। बनाना में भी हालांकि बहुत ज़्यादा आयरन नहीं होता है, पर उसमें आयरन थोड़ा बहुत क्वांटिटी में होता है और थोड़े कोफैक्टर्स होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन मदद करते हैं। सेम इज़ विद एप्पल। एप्पल में बहुत ज़्यादा आयरन नहीं होता है, पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ आयरन होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बीटरूट एक अच्छी चीज़ है आयरन के लिए। साइट्रस फ्रूट्स भी अच्छे होते हैं जो हमको आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कुछ भी करके आयरन टैबलेट्स नहीं ले पाते हैं। सपोज पेशेंट को हमने फेरस फ्यूमरेट दिया और वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो हम लोग कभी कभी ब्रांड चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग उनको बोलते हैं कि आप ब्रांड चेंज करके देखें, ऑल्टरनेट डे करके देखें। अगर आप खाना खाने के पहले ले रहे थे तो आप खाना खाने के साथ में लेके देखें। अगर आप खाना खाने के साथ में आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप खाना खाने के बाद में लेके देखें। आपने सपोज एक ब्रांड ट्राई किया, उससे नहीं फ़र्क पड़ा तो आपने दूसरी ब्रांड ट्राई किया, उससे भी नहीं ब्रांड फ़र्क पड़ा तो आप कभी कभी मॉलिक्यूल चेंज करके देखते हैं। 2-3 हफ्ते के ट्रायल एंड एरर के बाद अगर फिर भी पेशेंट को गैस, एसिडिटी, घबराहट, टॉलरेंस नहीं होता है। अच्छा, पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट उल्टी के साथ नहीं आते। पेशेंट आपको बोलते हैं गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और वो मोस्टली जैसे आयरन चालू करते हैं उसके 3-4 दिन के बाद होने लगता है। तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को पहले कि सही में आयरन के कारण हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप पहले आयरन टैबलेट बंद करके देखें। अगर आयरन टैबलेट बंद करने के बाद फ़ायदा हो जाता है तो हम उनको बोलते हैं कि आप ब्रांड चेंज करके देखें। ब्रांड चेंज करने से तकलीफ़ नहीं होती है तो हम बोलते हैं वो ब्रांड आप कंटिन्यू रखें सेम मॉलिक्यूल का। अगर ब्रांड चेंज करने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम उसका मॉलिक्यूल चेंज करते हैं। अगर फ्यूमरेट दे रहे होते हैं तो बिस्क्लाइसिनेट देते, बिस्क्लाइसिनेट से तकलीफ़ है तो हम उसको दूसरी चीज़ देते। पर मेरा एस्कॉर्बेट के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। लगभग सारे पेशेंट्स को सारी ब्रांड्स में तकलीफ़ होती है, इसलिए हमने एस्कॉर्बेट देना बंद कर दिया। हालांकि उसका हीमोग्लोबिन राइज प्रॉपर है, लेकिन जैसे मैंने वीडियो के आगे में बताया कि अगर आपको हीमोग्लोबिन राइज करना है तो उसके लिए पेशेंट का कॉम्प्लायंस होना ज़रूरी है, टॉलरेबल होना ज़रूरी है, पेशेंट को रोज़ टैबलेट लेना ज़रूरी है। और हमने ये मार्क किया है कि पेशेंट एस्कॉर्बेट बहुत लंबे टाइम तक नहीं ले पाता। प्रेगनेंसी में 100 से 150 दिन हमको आयरन टैबलेट्स लेना चाहिए। और अगर पेशेंट आयरन टैबलेट्स प्रेगनेंसी में नहीं ले पा रहा है तो उसका हीमोग्लोबिन राइज नहीं होगा, इसलिए हम लोग एस्कॉर्बेट देना बंद कर दिया है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग आयरन के इंजेक्शन देते हैं। बहुत साल पहले आयरन के इंजेक्शंस में हम लोग आयरन डेक्स्ट्रान देते थे, उसके एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो वो हमने बंद कर दिए। उसके बाद लगभग 2005-7 में आसपास आयरन सुक्रोज आया, बहुत बढ़िया मॉलिक्यूल है। आयरन सुक्रोज में खाली प्रॉब्लम ये है कि हम एक टाइम पे मैक्सिमम 200 मिलीग्राम दे सकते हैं। कितना आयरन देना चाहिए उसका एक फार्मूला है। बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी कितनी है, पेशेंट का वेट कितना है, प्लस हमको उसको एडिशनल 500 मिलीग्राम उसके आयरन स्टोर्स के लिए देना है। तो उस हिसाब से हम लोग आयरन डेफिशिएंसी का रिक्वायरमेंट का डोज कैलकुलेट करते हैं। पेशेंट को सपोज 700 मिलीग्राम या 800 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम की आयरन डेफिशिएंसी आई तो उस हिसाब से देते हैं। सुक्रोज में जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग खाली एक दिन में 200 मिलीग्राम मैक्सिमम दे सकते थे और एवरी ऑल्टरनेट डे या एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार दे सकते थे, तो पेशेंट को बार बार आना पड़ता था। उसका फ़ायदा ये था कि हम लोग आधे पौने घंटे के अंदर दे सकते थे, लेकिन कभी कभी उसमें भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हमने देखे थे। आयरन इंजेक्टेबल आयरन में फ़ायदा ये है कि पेशेंट को रोज़ टैबलेट नहीं लेनी पड़ती, पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस नहीं होते। लेकिन आयरन राइज जो होता है इंजेक्टेबल और ओरल आयरन में और ओरल आयरन में सेम होता है। ऐसा नहीं है कि इंजेक्टेबल आयरन देंगे तो ज़्यादा आयरन राइज होगा, ओरल आयरन में कम राइज होता है। डोज कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग सेम होता है। बस ओनली थिंग इज़ कि हम लोग उसमें टोटल डोज इन्फ्यूजन मतलब जितना पेशेंट का रिक्वायरमेंट उतना हम लोग 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में एक साथ दे सकते हैं। पूरा हर रोज़ पेशेंट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। पिछले 8-10 सालों में फेरिक कार्बोक्सी मल्टीज आया है। उसका फ़ायदा ये है कि हम लोग एक साथ 500 मिलीग्राम दे सकते हैं, 750 मिलीग्राम भी दे सकते हैं, 1000 मिलीग्राम भी दे सकते हैं। और एक हफ्ते के बाद हम लोग अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो 1000 और 500 या फिर एक हफ्ते के बाद 1500 जैसा भी हम लोग दे सकते हैं।
आधे से पौने घंटे के अंदर आयरन कंप्लीट हो जाता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं और एक ही डोज में लगभग कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रेफर करेंगे कि पहले आप आयरन टैबलेट दें। हमारी हिसाब से फेरसफिमरेट बेस्ट है। और लाल गोली, ब्लैक गोली या ब्राउन गोली करके जो आयरन की टैबलेट आती है वो सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, नुकसान लगभग कम है। रिस्क जो है वो बेनिफिट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। बेनिफिट्स आयरन टैबलेट्स के लेने के लिए बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, बाय बाय।